Hello, good morning, students. So, today we are going to start a new topic that is the effect of temperature on rate of the reaction. इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होता है। अब तक जो हमने देखा रेट लॉ के हिसाब से हमने देखा किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो पावर होती है, ठीक है, यानी कि वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेट लॉ के एक्सप्रेशन के थ्रू। अब जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड ऑलरेडी यू नो अबाउट समथिंग दिस, यू मस्ट हैव विजुलाइज सच कंडीशन इन योर लाइफ। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ड्यूरिंग हॉट डेज, जो आपका फूड होता है बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है। ओके, एंड ड्यूरिंग कोल्ड डेज you must have seen in winter days that spoilage of the food takes time. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि टेम्परेचर का कोई ना कोई असर यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन पे पड़ता है। Spoilage of food is also the reaction, and if it is a reaction, okay, definitely there will be effect of the temperature on the spoiling of the food. तो यहाँ पर अब देखिए, एक्चुअली जो जनरल रूल है हमारा, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कॉजेज द इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पर ही असर डालता है टेम्परेचर, क्योंकि रेट केवल दो चीज से चेंज हो सकता है, एक यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से और दूसरा रेट कांस्टेंट से। अब कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारा सेम है, इफ देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, वी आर नॉट डूइंग एनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड इफ यू वांट टू change the rate of the reaction, so what we need to do, simply we have to change the rate constant, यानी कि k is the rate constant here। ठीक है, अगर हम यहां पर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट को हम चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं रेट को चेंज करने के, एक तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लीजिए, दूसरा या हम यहां पर रेट कांस्टेंट को चेंज करें। तो रेट कांस्टेंट को चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिस तरीके से आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आपकी लगातार इंक्रीज होती जाएगी। एज ए जनरल रूल विच इज रिटन हियर, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस सो डज द रेट, जनरली फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज द रेट डबल्स, यानी कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है वो आपका डबल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल व्हेन द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग एनी डे, ओके, और कोई खाना आपका 1 डे में, ठीक है, या हम करें कोई खाना आपका 1 आवर में स्पॉइल हो जाता है, इसी टेम्परेचर को अगर आप यहाँ पर इंक्रीज करके 40 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो वो जो फूड है उसे स्पॉइल होने में कितना टाइम लगेगा? हाफ आवर। ठीक है, उस फूड को स्पॉइल होने में आप हाफ आवर लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, अगर फूड के केस में रेट ऑफ स्पॉइलेज है वो आपका डबल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर लगता है तो 40 डिग्री सेल्सियस पे हाफ आवर लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको 10 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज करते हैं तो ये आपका 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो फूड कितने टाइम में स्पॉइल होगा? डेफिनेटली 1/4 आवर में। 1/4 आवर का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट्स में। पहले 60 मिनट लगे, फिर 30 मिनट लगे, और जब यहाँ पर फिर आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 15 मिनट में आपका फूड स्पॉइल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इससे बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस तरीके से हमें अगर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसको हमें बचाना है स्पॉइलेज होने से, तो हमें टेम्परेचर का किस तरीके से ख्याल रखना है। ठीक है, हमें फ्रीज में किसी चीज़ को कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमें इसके हेल्प से मिलती है, जो हम आज पढ़ रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आगे चलते हैं।
तो देखिए टेम्परेचर एंड रेट ऑफ कांस्टेंट, हम यहाँ पर ये जो टेबल है इस टेबल की हेल्प से देख सकते हैं किस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पड़ता है। जैसे जैसे आप यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर यू कैन सी हियर देयर इज इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट वैल्यू पर असर पड़ रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि आप जो जानते हैं कि रेट या तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है या तो ये आपका रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर रेट इक्वल टू हमारा जो रेट एक्सप्रेशन में आता है वो इस तरीके से आता है, यानी कि जो रेट है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा आपका रेट कांस्टेंट पे, ठीक है, दैट वी कैन सी फ्रॉम हियर, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं हम, ठीक है। व्हाट कैन वी रिड्यूस फ्रॉम द टेबल, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सो डज द वैल्यू ऑफ के, यानी कि रेट कांस्टेंट भी आपका उसी तरीके से इंक्रीज होता है। आगे चलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर कुछ टर्म, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है इसे समझने के लिए हमारे पास ये दो टर्म आते हैं, तो इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो एनर्जी बैरियर टू द रिएक्शन, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है दिस इज व्हाट, दिस इज द एनर्जी बैरियर टू द रिएक्शन। So we can say what kind of barrier is this? The amount of energy needed to convert reactant into activated complex, ठीक है। अभी इसको समझ लीजिए, बाद में यहाँ पर इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसे, ठीक है। The activated complex is the chemical species which partially broken and partially formed bonds. Say for example, देखिए जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसकी बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिस गर्ल इज हिटिंग द बॉल, ओके, दिस गर्ल इज हिटिंग द बॉल एंड वांट टू मेक इट गो ओवर द नेट, यानी कि यहाँ पर नेट से पास करना चाह रही है, ठीक है। ये लड़की जिसके हाथ में वॉलीबॉल है ये यहाँ पर नेट से इस बॉल को पार करना चाह रही है। अब यहाँ पर इस बॉल को पार करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ इसको हिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखें, द वॉलीबॉल टू गो ओवर द नेट द प्लेयर मस्ट गिव इट सफिशिएंट एनर्जी। वो जो मिनिमम एनर्जी है, जिस एनर्जी को इस लड़की को यहां पर इस बॉल को देनी पड़ेगी ताकि ये यहां से पास हो जाए, दूसरी तरफ पहुंच जाए, वो मिनिमम एनर्जी ही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अगर यहां पर हल्का सा इस बॉल को पुश किया जाएगा इट विल नॉट गो टू अदर साइड ओवर द नेट। इसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि ये इस तरीके से दूसरे तरफ पहुंच जाए ओवर द नेट। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अभी इसको भी समझते हैं हम केमिस्ट्री के टर्म्स में, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये S2 है, ये I2 है, ये पोटेंशियल एनर्जी है जो हम जो मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इनिशियली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S2 एंड I2 इज दिस एट दिस पॉइंट, यहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी है S2 और I2 की, ठीक है। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी कि पाथ ऑफ द रिएक्शन। तो इनिशियली हमारे पास जो S2 I2 रिएक्टेंट है उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां पर है, इतनी है। अब जैसे जैसे हमने यहां पर रिएक्शन करवाना शुरू किया, इसको हमें एनर्जी देनी होगी, उस एनर्जी को देने पर एक पर्टिकुलर स्टेट आपका आ जाता है, उसे कहते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। जो हमने पिछले वीडियो में जाना था हमने कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ट्रांजिशन स्टेट इज व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट इन विच देयर इज द कंडीशन ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशन जो होती है उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और यहां पर हम इसे करें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसे हमने एक्टिवेट किया है, किसके थ्रू, बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी। कैसे, जैसे मान लीजिए यहां पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है जब यहां पर पहुंचेगा उस कंडीशन में इस तरीके से ये आपका हो जाएगा,
ठीक है, और यहां पर दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां पर आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन ब्रेकिंग कंडीशन एज वेल एज आयोडीन बॉन्ड्स आर इन ब्रेकिंग कंडीशन, वेयर एज HI bonds are in forming condition, HI bond are in forming condition। ये जो कंडीशन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, जहां पर बॉन्ड फॉर्मिंग ऑन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग कंडीशन आपको दिख रही है, इसे कहते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इस तरीके से हम यहाँ पर जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाते हैं, इतनी एनर्जी पार्टिकल्स को दे देते हैं, तो अब यहाँ पर ये पहुंच जाएगा इस तरीके से नीचे। अब यहाँ पर इसे और एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, अब इसको एनर्जी लूज करना है टू फॉर्म 2HI। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले H2I2 के पास इतनी एनर्जी थी, फिर हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, ताकि ये जो आपके पास रिएक्टेंट है ये किस में कन्वर्ट हो सके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सके। ये दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें कन्वर्ट होने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको अपने आप इस पोजीशन पर पहुंचना है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म करना है। और जब ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो ऐसी कंडीशन में ये एनर्जी रिलीज करता है। And here you can see here that the energy of the product is lesser than energy of the reactant। जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो आपका प्रोडक्ट है it is more stable than the reactant। why? because energy is inversely proportional to stability। ठीक है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी प्रोडक्ट की जो एनर्जी कम है तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि यहां पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। एनर्जी कम होना मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होना। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम किसी कागज को जब जलाना शुरू करते हैं तो वो एकदम नहीं जलता है, उसे जलाने के लिए हमें उसे इग्निशन टेम्परेचर देना होता है। ठीक है, उस इग्निशन टेम्परेचर कहें या हम ये कहें कि उसे कुछ एक्टिवेशन एनर्जी हमें देना होता है ताकि वो जलना शुरू हो, तो उसी को हम कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। इट टेक्स टाइम टू गेट द एक्टिवेशन एनर्जी, उतनी एनर्जी इसे प्रोवाइड करनी होती है ताकि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए। उसके बाद हमें इसे कुछ नहीं करना होता, इसको अपने आप ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, सो टू कॉज एनी रिएक्शन वी मस्ट प्रोवाइड द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ क्या शो करता है इसे समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये H2 प्लस I2 ये रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका 2HI फॉर्म हो रहा है। इनिशियली हमारे पास ये कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, दिस कंटेनर कंटेन्स H2I2 जो हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इन पार्टिकल्स की कोई ना कोई किनेटिक एनर्जी होगी। वो जो किनेटिक एनर्जी है दैट मस्ट बी समथिंग। अब यहां पर क्योंकि आपको इसे HI में कन्वर्ट करना है, यू मस्ट प्रोवाइड सम एक्टिवेशन एनर्जी टू H2 एंड I2। ठीक है, कोई ना कोई एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हमें इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ताकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी होती है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उस एक्टिवेशन एनर्जी को देने से पहले इनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी रही होगी, और जब आपने इसको उस एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड किया तो उस कंडीशन में यहां पर इनके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और जब आप यहां पर इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करने से डेफिनेटली यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि इस पॉइंट पर मान लीजिए आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड I2।
ठीक है, यहां पर दोनों के 100 मॉलिक्यूल्स आपके पास है। अब यहां पर पूछा गया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए यहां पर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये होगी आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। यहां पर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए एक काइनेटिक एनर्जी हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यहां पर दूसरी काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर इस तरीके से अलग काइनेटिक एनर्जी है। हर पॉइंट पर आपको काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट दिखेगी। तो यहां पर ये ग्राफ क्या शो कर रहा है उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। दिस ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अमंग द मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि से फॉर एग्जांपल इतनी काइनेटिक एनर्जी, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लीजिए यहां पर हम बात कर रहे हैं ये 0 है यहां पर, ठीक है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी 0 आर 0 इन नंबर, यानी कि ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए यहां पर 10 है, तो यहां पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 10 है, तो वो मान लीजिए यहां पर हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 10 है, ठीक है। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी है 20, मान लीजिए यहां पर हमारे पास 40 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 20 है। तो हमारे पास कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए यहाँ पर 1000 है, ठीक है, दीज आर द 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2NI2, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। ऐसे यहाँ पर आगे चलते हैं, 30 काइनेटिक एनर्जी जो होगी, ये आपके पास मान लीजिए ये आपके पास है 60 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 30 है। तो आउट ऑफ कितना, तो आउट ऑफ ये हो गया आपका 1000, इसी तरीके से आउट ऑफ 1000। तो अब इनका जो फ्रैक्शन आएगा कितना आएगा, ठीक है, इस तरीके से इनका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हर पॉइंट पर आप देख सकते हैं आउट ऑफ 1000 जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हैविंग दिस हायर एनर्जी, जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब यहां पर 40 है, तो मान लीजिए यहां पर इस तरीके से ये आपका हो गया कितना, ये आपका 70 हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर हम सीधे सीधे करके करें, ठीक है, इस तरीके से आप इसको ग्राफ से ऐसे अगर ड्रॉ करें इसको, तो इस तरीके से ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन समझिए आप, ठीक है। मान लीजिए ये आपका 70 हो गया, ये आपका 75 हो गया। अब यहां पर फिर आप चलते हैं तो ये आपका यहां पर पहुंचता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप ये जो काइनेटिक एनर्जी है 40 हो गया, इसको 50 मान लीजिए, तो जो 50 काइनेटिक एनर्जी है दैट इज पजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपके पास 75 मॉलिक्यूल्स वो हैं, ठीक है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी 50 है, ठीक है। अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी 40 है वो आपके पास कितने 70 हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी 30 है वो कितने 60 हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी 20 है वो कितने 40 है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी 10 है वो कितने 20 है। अब यहां पर अगर आप इस लाइन से आगे चलते हैं तो यहां पर आप देखते हैं डेफिनेटली, यहां पर ध्यान से देखिएगा जरा, तो इस तरीके से आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी आर इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे चलते हैं, अभी जो हमने देखा था, ठीक है, कि इस पॉइंट पर 75 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 50, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, ये
आगे इसको प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो आपके पास मान लीजिए ये 60 काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी द नंबर ऑफ फ्रैक्शन हैविंग 60 काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेटली ये 75 से कम होंगे। आगे चलेंगे हम तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर ये यहाँ पर 70 है तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये आपके हो सकते हैं 68, यानी कि कम होगी ना। जितना इस पॉइंट से हम ये पता चलता है हमको, आगे आगे चलेंगे वैसे वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये आपके इस तरीके से डिक्रीज होते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहां पर 50 होगी, वो आपके यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जैसे जैसे आप 50 से ऊपर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने लगते हैं तो वो पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी 50 से ज़्यादा है उनके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स घटने लगते हैं, और उसी तरीके से वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी 50 से कम है उनके फ्रैक्शंस भी घटने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि 50 वो काइनेटिक एनर्जी है जो मोस्ट मॉलिक्यूल के द्वारा पजेस की जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे इसको। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने पजेस की हुई है, क्योंकि 50 काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा वाले जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका फ्रैक्शन कम है, 2000 लेस इन नंबर। जो 50 काइनेटिक एनर्जी से कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका फ्रैक्शंस भी कम है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है, दोज आर लेस इन नंबर देन द पार्टिकल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी 50, जिसे हमने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग एनर्जी अमंग गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है कि यहाँ पर जब भी पार्टिकल्स को हम कोई पर्टिकुलर एनर्जी देते हैं तो उस कंडीशन में उन पार्टिकल्स में ज़्यादा पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को पजेस करते हैं, वो पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके, एंड दिस वाज गिवन बाय बोल्ट्जमैन। This was given by Boltzmann distribution. This is called Boltzmann distribution, ठीक है। Maxwell Boltzmann distribution कहते हैं इसे, ठीक है। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इस चीज को इस वीडियो को बैक करके दोबारा इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को हम समझ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक तो हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, अमंग द मॉलिक्यूल्स। अब हम आगे जो चलते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो हम देख चुके हैं पहले, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले ही देख चुके हैं। अब ये सेम ग्राफ है, यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया है, यहाँ पर दो ग्राफ हमने बनाए हैं। एक तो हमने एट टेम्परेचर टी पे बनाया, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ऊपर वाला, और जो एट टेम्परेचर, ठीक है, T+10 यानी कि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो हमारे पास जो ग्राफ बना है वो ये बना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सेम चीज है जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को, वही चीज यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको एक्सप्लेन करें दैट इज अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अगर हम इसको सही से ड्रॉ करें, मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, देखिए इस केस में जो आपके पास पहले वाला जो टेम्परेचर है उसमें मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये हमारे पास इस तरीके से आ सकता है। अब इस केस में मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये वाली होगी जब आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लिया।
अब यहां पर डेफिनेटली हमें पता है कि एट टाइम टी, सॉरी एट टेम्परेचर टी, ये आपका जो टेम्परेचर टी है, इस टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, कम है। यहां पर मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, यहां पर मान लेते हैं दिस इज एट टेम्परेचर टी, कोई पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी है, और ये हो गया एट टेम्परेचर T+10, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी है यहां पर। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T है, दिस इज लेस देन दिस वन, जब आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लिया, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग, ठीक है, मैक्सिमम, अगर हम ये कहें कि जो आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing दिस काइनेटिक एनर्जी हैज डिक्रीज्ड, वो आपके डिक्रीज हो चुके हैं। क्योंकि यहां पर देखो, इसके केस में ध्यान से देखिएगा जरा, इसे समझने की कोशिश करो। इस केस में देखो, जब आपका टेम्परेचर T था, तो आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing दिस काइनेटिक एनर्जी, दिस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास kT है, वो आपके पास ज्यादा है। जैसे मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए कि पहले इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर इसको मान लेते हैं हम 50, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 75, यहां पर हम kT को मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं हम 30, और ये आपका जो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि डेफिनेट टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, इसको मान लेते हैं हम कितना, इसको मान लेते हैं हम 40, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी 30 था, जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी 30 था, तो उस पॉइंट पर, ठीक है, उस पॉइंट पर आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 75 थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो ग्राफ जो बनाया है, ये इस तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं कि जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी 30 था, उस पॉइंट पर आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स 75 हुए, और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी आपकी हुई 40, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing दिस मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इज नाउ 50। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो होता है, लेकिन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing दैट मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो मोस्ट मॉलिक्यूल के द्वारा पजेस की जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी जो मोस्ट मॉलिक्यूल्स पजेस करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। फिर से कह रहा हूं, वो काइनेटिक एनर्जी जो मोस्ट मॉलिक्यूल पजेस करते हैं, वो आपकी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन वो जो नंबर है पार्टिकल्स का जो उस काइनेटिक एनर्जी को पजेस करते हैं, वो आपके घट जाते हैं। पहले 75 था, अब ये 50 हो गया। तो इस तरीके से अब देखिए दूसरी चीज कि जैसे जैसे आपने यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर को बढ़ाया, तो उस कंडीशन पर आप देख सकते हैं कि आपका ये इस तरीके से राइट शिफ्ट हो चुका है। ये देखो किस तरीके से राइट शिफ्ट हुआ है, पहले वाला तो ये है, ठीक है, और अब वाला ये आपका यहाँ पर राइट शिफ्ट हुआ है। राइट शिफ्ट होने पे क्या होता है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी आपकी यहाँ पर है, आपको पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी इतने, ठीक है, यहाँ पर इससे कम देने पर
वो पार्टिकल्स आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। आपको जो एनर्जी देनी होगी वो कितनी देनी होगी, वो इतनी देनी होगी, यहां पर इतने से ज्यादा देनी होगी। अब आपने इनिशियल केस में अगर हम देखें तो आपके पास ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, ये आपका उन पार्टिकल्स का है जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी इनफ है कि वो यहां पर रिएक्शन को कैरी आउट कर पाए, क्योंकि आप उनको एक्टिवेशन एनर्जी इतनी, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल चुकी है, ठीक है। ये जो आपका शेडेड एरिया दिख रहा है, ठीक है, कब, जब आपका टेम्परेचर T था। जैसे आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, ठीक है, भले ही आपकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ये इंक्रीज हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके डिक्रीज हुए हैं जो इस मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को पजेस करते हैं, लेकिन आपके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पर राइट शिफ्ट हो चुके हैं। राइट शिफ्ट होने से क्या हुआ, पहले आपके पास जब टेम्परेचर T था, उस कंडीशन पर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो कितने थे, वो यहां पर इस एरिया के बराबर थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं, जब आपने टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आपने जब इतना इंक्रीज किया तो आपके पास कितना हो गया, दिस प्लस दिस। तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाने से वो पार्टिकल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपके इंक्रीज हो चुके हैं, एरिया बढ़ चुका है, ठीक है। तो एरिया बढ़ेगा तो डेफिनेटली यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो रेट है वो आपका डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग डबल एरिया आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लगभग आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, इसे देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक ग्राफ बनता है, ठीक है। इस ग्राफ को हम इस तरीके से देखते हैं, ये देखिए एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, अगर इसको हम देखें एक्टिवेशन एनर्जी कैसे पता करते हैं हम, ये जो रेट कांस्टेंट है, हम रेट कांस्टेंट का यहाँ पर रिलेशन बता रहे हैं आपको, ठीक है, टेम्परेचर के साथ एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर देखो K इज द रेट कांस्टेंट, A इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप अरेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर e टू द पावर माइनस, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ पर, माइनस EA/RT। यहाँ पर T टेम्परेचर, R आपका गैस कांस्टेंट, EA आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, e टू द पावर माइनस EA/RT। तो ये रिलेशन है यहाँ पर रेट कांस्टेंट का इसके साथ। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ अगर नेचुरल लॉग लगा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका ये इक्वेशन बन जाता है, ये आपने दोनों साइड नेचुरल लॉग लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस तरफ नेचुरल लॉग लगाया तो ln k हो गया इक्वल टू, यहाँ पर नेचुरल लॉग लगाया तो ये जो a है ये आपका प्लस ln a हो गया, और ये जो e की पावर है ये आपके पास लॉग लगने से माइनस EAR, ठीक है, इंटू 1/t, इस तरीके से आपका हो जाता है। तो ये इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ, अप्लाइंग, ठीक है, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को अप्लाई करने से आपका ये इसमें कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कि मान लीजिए एट टेम्परेचर T1 पर आपने इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमने यहां पर दी है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी EA लिखा है या R गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। अब एट T1, तो एट T1 आपका ये यानी कि टेम्परेचर जब T1 है तो इसको आपको T1 करना पड़ेगा। तो इसी चीज को यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सेम चीज है, यहाँ पर T1 हमने कर दिया। और ये दूसरा है आपका एट टेम्परेचर T2। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पर किस तरीके से रेट कांस्टेंट पर असर पड़ता है। तो एट T1 आपके पास
जो रेट कांस्टेंट नेचुरल लॉग K1 हुआ, ठीक है, एट टेम्परेचर T2 आपके पास ln K2 हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपने इधर भी इक्वेशन रख दी। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम, ये जो 4.2 है, 4.21 है, इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर, ठीक है, यानी कि 4.21 को हम डिवाइड करेंगे 4.2 से, यानी कि 4.21 डिवाइडेड बाय 4.2, इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहां पर इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। वी आर सब्सट्रैक्टिंग, एक्चुअली नॉट डिवाइडिंग, ठीक है, वी आर सब्सट्रैक्टिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ln K2 माइनस ln K1, तो ln K2, ठीक है, फिर से समझिए इसको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन को जो आपके पास 4.21 है माइनस आप करेंगे 4.2, इस तरीके से इस इक्वेशन को इससे आप क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्सट्रैक्शन से क्या मिलेगा आपको, ln K2 माइनस ln K1, ठीक है। फिर यहां पर राइट साइड को भी आप क्या कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, EA बाई RT1 माइनस EA बाई RT2, आप इसको खुद करके देख सकते हैं, इस तरीके से आपको मिलेगा। अब यहां पर आपको पता है ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, ये आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि यहां पर ln K2 माइनस ln K1, इसको हम लॉग के केस में हमेशा माइनस जो होता है इसे हम ये फिर डिवाइड में आ जाता है, इस तरीके से, ठीक है, माइनस के केस में ये डिवाइड में आ जाता है। तो ये आपका हो गया, इसको आगे आपने r को कांस्टेंट ले लिया इधर, फिर ये आपके पास बन गया। अब इसको आगे सॉल्व किया आपने, ठीक है, और सॉल्व करने पर ये आपके इस तरीके से आ जाएगा। नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग आप लोग जानते होंगे कि ln A इक्वल टू होता है आपका 2.303, ठीक है, log A। तो इसी इक्वेशन को हमने यहां पर इसमें अप्लाई किया, तो इसको हमने इसमें लॉग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर ये ln K2 बाई K1 है तो ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, ये जैसे ये ln A log A में कन्वर्ट कब होगा, जब यहां पर आप इसको, ठीक है, ये है ना, यहां पर ये इसमें कन्वर्ट हो तो जाहिर सी बात है इसको आपको 2.303 ये नीचे आएगा, फिर आगे सॉल्व किया, इस तरीके से ये आपका बन जाता है। तो ये जो इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, अब देखो कैसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे देख लीजिए, ये आपके पास द EA कैन ऑल्सो बी इवेल्युएटेड मैथमेटिकली इफ टू रेट कॉन्स्टेंट आर नोन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी अभी यहाँ पर ड्राइव करके ये हमारे पास मिली थी, ये पूरा जो डेरिवेशन हमने किया था, ये इक्वेशन हमको मिली। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप EA को इवेल्युएट कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है कैसे करेंगे इवेल्युएट, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको K2 पता है, K1 पता है, R आपके पास वैल्यू कांस्टेंट होती है, T1 आपको दिया है, T2 दिया है, तो EA निकालना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आज का एक्सप्लेनेशन अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। अगर तब भी इसमें डाउट लगता है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन ड्यूरिंग द जूम क्लास, ओके। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आप इसके नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, एंड मेंटेन द नोट्स, एंड I will send the assignment on next day, okay, on the same topic. Till while you watch this video and try to understand, okay. Thank you so much.